हेलो गाइस, मैं दीक्षा आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव गौरी लर्निंग पॉइंट में स्वागत करती हूँ। आज हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले विज्ञान विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले रसायन विज्ञान को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं रसायन विज्ञान क्या है, और ऐसे ही धीरे धीरे हम पूरा रसायन विज्ञान और पूरी विज्ञान को कवर करेंगे। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनके आपसी संबंध व उनमें होने वाले परिवर्तन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार रसायन विज्ञान में हम पदार्थों के गुण, उनकी संरचना, संगठन यानी किन पदार्थों से वो मिलकर बना है, उनके आपसी संबंध तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। 18वीं शताब्दी का अंतिम काल रसायन विज्ञान का आधुनिक काल कहलाता है। 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन यानी O2 की खोज की थी। लेवासिये ने प्रिस्टले द्वारा किए गए आविष्कार को प्रमाणित किया तथा सिद्ध किया कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। दहन यानी किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें किसकी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। बिना ऑक्सीजन के कभी भी कोई चीज जलाई नहीं जा सकती, यानी आग नहीं लगाई जा सकती बिना ऑक्सीजन के। लेवासिये को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। समान संरचना का सिद्धांत भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्लियर होता है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वह लेवासिये को कहा जाता है। आइए अब रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में जानते हैं। रसायन विज्ञान की वैसे तो कई शाखाएं हैं, कुछ प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित हैं। अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, जैव रसायन, औषधि रसायन और रेडियो रसायन। ये कुछ प्रमुख शाखाएं, उसके अलावा भी कई शाखाएं रसायन विज्ञान की हैं। अब जानते हैं द्रव या पदार्थ किसे कहते हैं। प्रत्येक ऐसी वस्तु जिसमें कुछ भार होता है, जो स्थान घेरती है व जिनका अनुभव हम अपनी इंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव या पदार्थ कहलाता है। मतलब जो वस्तु जिसमें कुछ भार हो या कुछ स्थान घेरे हो तथा जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों यानी नाक, कान, जीभ, त्वचा, आँखें इनके द्वारा हम कर पाएं, उसे हम द्रव या पदार्थ कहते हैं। पदार्थ में जड़त्व का गुण पाया जाता है। मतलब अगर पदार्थ रुका हुआ है विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में ही रुका रहना चाहता है, और अगर गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में ही रहेगा। जैसे अगर मेज है, अगर मेज पे हम कोई बाहर से कोई धक्का ना लगाएं तो वो एक ही जगह पड़ी रहेगी, उसका मतलब उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तथा ऊर्जा के द्वारा इसकी अवस्था में परिवर्तन संभव होता है। पदार्थ में द्रव्यमान भी होता है। ऊर्जा के द्वारा परिवर्तन कैसे होता है? जैसे अगर पानी है, पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो वह उबलने लगता है और बाष्प बन जाता है। अगर उसको ठंडा करें तो वो बर्फ बन जाता है। इसलिए ऊष्मा का परिवर्तन करके, मतलब ऊष्मा ही तो परिवर्तित हो रही है। अगर हम गर्म कर रहे हैं तो वो ऊष्मा को हम बढ़ा रहे हैं, और अगर ठंडा कर रहे हैं तो ऊष्मा को हम कम कर रहे हैं। और ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, इसलिए कह रहे हैं कि ऊर्जा के द्वारा इसकी अवस्था में परिवर्तन संभव होता है। अतः सभी वस्तुओं में द्रव्यमान होता है और वे स्थान घेरती है। मतलब जो भी वस्तु है उस सभी में क्या होगा, द्रव्यमान होगा और वह स्थान घेरेंगी। द्रव्य की अवस्थाएं। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है: ठोस, द्रव और गैस। द्रव की इन 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त एक अन्य अवस्था भी होती है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा द्रव की वह अवस्था है जिसमें उच्च ताप पर द्रव के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं। अतः प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। आयनित मतलब उसमें अपने आयनों में टूटे होते हैं, यानी प्लस माइनस में टूटे होते हैं, इसलिए इसमें ये क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, यानी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो सकती है। इस प्रकार द्रव की कुल 4 अवस्थाएं होती हैं: ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, गैस तथा एक प्लाज्मा अवस्था और होती है। आइए अब द्रव के प्रकार के बारे में जानते हैं। द्रव मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: तत्व यानी एलिमेंट्स, यौगिक कंपाउंड्स, मिश्रण यानी मिक्सचर। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे साधारण भौतिक या रासायनिक विधियों जैसे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा द्वारा 2 या 2 से अधिक अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब
ना तो प्रकाश डालकर, ना विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करके, और ना ही ऊष्मा बढ़ा या घटाकर उस तत्व को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब वो तोड़ा नहीं जा सकता है, वो एक ही पदार्थ है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है किसी भी विधि द्वारा। तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है। मतलब तत्व में कई परमाणु उपस्थित होते हैं, उनका सभी का परमाणु क्रमांक क्या होगा? समान होगा, अलग अलग नहीं होगा, इसलिए इसको विभाजित भी नहीं किया जा सकता। तत्वों को भी 2 भागों में बांटा गया है, धातु यानी मेटल्स, अधातु यानी नॉन मेटल्स। धातुएं वे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में अपने परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन यानी प्लस चार्ज लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धातुएं कहलाते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर, आपने देखा होगा आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को 4 धातुओं के साथ रखा गया है। धातु के साथ रखने पर भी ये धातुओं की समान क्या नहीं बनाता है? धनायन नहीं बनाता, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है। कॉपर, आयरन, जिंक आदि ये सब क्या है? धातुएं हैं। जैसे देखिए Na साधारण अभिक्रिया करने पर Na 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। ऐसे ही पोटेशियम यानी K 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर भी वो भी धनायन बनाता है, और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। इस तरह ये सभी धातुएं क्या बनाती हैं? धनायन बनाती हैं। इनको धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये धनायन बनाती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, इसलिए इन्हें धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। अधातुएं यानी नॉन मेटल्स वे तत्व जो सामान्य विक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और अधातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? अधातुएं हैं जो क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। प्रायः धातुएं क्या होती हैं? ठोस या गैस होती हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और जो धातुएं होती हैं वो हमेशा किस में पाई जाती हैं? ज़्यादातर ठोस अवस्थाओं में पाई जाती हैं। देखिए जैसे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना रहा है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना रहा है, और ब्रोमीन भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। इन्हें ऋण विद्युतीय तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये ऋणायन बना रहा है इसलिए इन्हें ऋण विद्युतीय तत्व कहते हैं। धातु तथा अधातु के अतिरिक्त कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम आदि, इनमें धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। हम पदार्थ के दूसरे प्रकार यानी यौगिक के बारे में जानते हैं। यौगिक यानी कंपाउंड्स। यौगिक वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग करके बनाए जाते हैं। मतलब तत्व कई तत्वों से मिलकर क्या बनता है? यौगिक बनता है, लेकिन तत्वों का अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। जैसे जल यानी H2O एक क्या है? यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, और इन दोनों को एक निश्चित अनुपात यानी 1:8 में मिलाकर यानी रासायनिक संयोग करके इस जल को बनाया गया है। परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। अगर हम H2O में अब अनुपात निकालें, देखो हाइड्रोजन के क्योंकि 2 परमाणु थे तो उसका परमाणु भार कितना हो गया? 2 हो गया, और अनुपात ऑक्सीजन का 1 परमाणु है यानी उसका परमाणु भार कितना है? 16, यानी 2:16। इसको काटने पर क्या आ जाएगा? 1:8। तो ये इसका एक निश्चित अनुपात है। जल हमेशा इसी अनुपात में मिलाने पर बनता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम धातु, अधातु और यौगिक के गुणों के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।